मूवी की शुरुआत में हमें ग्रज का मतलब समझाया जाता है। बताया जाता है कि ये एक ऐसा श्राप है जो उन आत्माओं से आता है जो दुख और पीड़ा में मरी होती है। अगर कोई भी इंसान उनकी मौत वाली जगह पर जाता है तो वो भी इस श्राप की गिरफ्त में आ जाता है। अब कहानी स्टार्ट होती है शिकागो से, जहाँ एक औरत अपने पति बिल के लिए नाश्ता बना रही होती है, पर बिल उसके नशे की आदत की बुराई करता है। ये सुनकर वो औरत गुस्से में आकर गरम तेल बिल के सर पे डाल देती है और फिर एक पैन उसके सिर पे मार देती है। वो आराम से बैठ जाती है जबकि बिल वहीं मर जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में टोक्यो चली जाती है, जहाँ वेनिस फ्रॉम यॉर्क नाम की दो लड़कियां एक नई लड़की एलिसन को डेयर देने का प्लान बनाती है। वो उसे एक हॉन्टेड हाउस ले जाती है और बताती है कि इस घर में एक आदमी टेकियो ने अपने वाइफ कायाको और बेटा तोशियो को मार डाला था। अब उनकी आत्माएं इस घर में भटक रही है। वो दोनों एलिसन को अंदर ले जाती है और एक अलमीरा के अंदर बिठाकर आंखें बंद करके गिनती करने को कहती है। जब एलिसन अलमीरा के अंदर बैठती है तो उसे एक पुरानी डायरी दिखाई देती है जिसमें एक बनी बना होता है, पर जैसे ही वो गिनती शुरू करती है वेनेसा और मियुकी तुरंत अलमीरा का दरवाजा बंद कर देती है। वेनेसा अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगती है ताकि एलिसन का रिएक्शन रिकॉर्ड कर सके, पर तभी दरवाजा लॉक हो जाता है। अंदर एलिसन को तोशो दिखाई देती है और बाहर वेनेसा और मियुको को भी छत से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी अचानक अलमीरा के अंदर एलिसन के सामने कायाको आ जाती है। दरवाजा खुल जाता है और तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती है, पर बहुत डर जाती है। अब दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में कैरन नाम की लड़की की माँ उसकी बहन ऑब्रे को बुलाती है और कहती है कि टोक्यो जाकर कैरन को वापस ले आए। कैरन हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसने कायाको को खत्म करने के लिए उस घर में आग लगा दी थी, पर वो खुद भी उस आग में जलने वाली थी, पर उसे बचा लिया गया था। ऑब्रे का मन नहीं होता टोक्यो जाने का क्योंकि उसकी और कैरन की बात नहीं होती थी, पर माँ के कहने पर वो फाइनली टोक्यो चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ कैरन एडमिट होती है। वहाँ ऑब्रे कैरन के बारे में पूछती है। तभी वहाँ एक लड़का ईसन आता है जिसने कैरन को आग से बचाया था। वो ऑब्रे की मदद करता है कैरन तक पहुँचने में। ऑब्रे को देखते ही कैरन तुरंत उसे गला लगा लेती है और हॉस्पिटल से निकलने के लिए कहती है क्योंकि वो कायाको को रोकना चाहती थी, पर ऑब्रे कुछ समझ पाती इससे पहले ही हॉस्पिटल के लोग आकर कैरन को पकड़ लेते हैं और ऑब्रे को वहां से बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ शिकागो में बिल अपनी नई वाइफ त्रिश को लेकर घर आता है। ये वही त्रिश है जो मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। रास्ते में वो अपने पड़ोसियों से मिलता है, फिर अपने बच्चों लेसी और जेक के पास जाता है। जेक त्रिश को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, पर लेसी उसके साथ अच्छा बिहेव करती है। थोड़ी देर बाद त्रिश जेक के रूम में जाती है और उससे बात करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रात को जेक देखता है कि उसके पड़ोसी वुडी एक लड़की को अपने घर लेकर आए हैं। जब वो उस घर की तरफ देखता है तो अंदर जाने के बाद उसे अजीब चीजें महसूस होती है। वहाँ हमें तोशियो की आत्मा दिखाई देती है। टोक्यो में कैरन की हालत देखकर ऑब्रे काफी परेशान होती है। तभी वहाँ ईसन आता है और बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है, पर ऑब्रे बिना उसकी बात सुने ही वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ कैरन को अपने कमरे में कायाको के होने का एहसास होता है। वो घबरा के खुद को बेड से अलग कर लेती है, पर तभी कायाको उसके सामने आ जाती है। कैरन चिल्लाने लगती है और आवाज सुनकर गार्ड्स दरवाजा खोल देते हैं। कैरन वहाँ से भाग जाती है और कायाको उसका पीछा करने लगती है। डर के मारे कैरन सीधा छत पर पहुंच जाती है ताकि कायाको से बच सके, पर कायाको बिल्कुल उसके सामने आ जाती है, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाती है। कैरन को लगता है कि वो चली गई, पर तभी कायाको पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है। कैरन नीचे गिरती है और तुरंत मर जाती है। ये सब देखकर ऑब्रे सदमे में आ जाती है। अब दूसरी तरफ ईसन को कैरन के आसपास कायाको की परछाई दिखाई देती है। एलिसन को भी उस हॉन्टेड घर में जाने के बाद तोशियो के होने का एहसास होने लगता है। वेनेसा के साथ भी अजीब चीजें होने लगती है। जब वो नहा रही होती है तो उसके हाथ में अचानक काफी सारे बाल आ जाते हैं। जैसे वो बाथरूम से बाहर आती है तभी उसके सामने कायाको खड़ी होती है। कायाको को देखकर वेनेसा बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। मियुकी जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और वो नहा रहा होता है तभी उसे भी किसी के होने का एहसास होता है। वो डर जाती है। तभी एकदम से कायाको उसके पीछे से निकलती है और गायब हो जाती है। बाद में जब ऑब्रे घर आती है तो वो कैरन की मौत के बारे में बताने के लिए अपनी माँ को फोन करती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। अपनी और कैरन की पुरानी तस्वीर देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसे अफसोस होता है कि वो अपनी बहन से इतने सालों तक दूर रही और वो रो पड़ती है। पर ईसन इस शराब को खत्म करने के लिए अपनी जांच जारी रखता है। उसे एक पुरानी किताब मिलती है जो कायाको और इस शराब से जुड़ी होती है। ईसन ऑब्रे को कायाको और इस शराब के बारे में और बताता है। वो कहता है कि उसे भी कैरन की तरह अजीब चीजें दिख रही है क्योंकि वो भी उस घर में जा चुका है, इसलिए वो वापस उस घर में जाने का फैसला करता है ताकि कोई सुराग मिल सके और इस शराब को खत्म किया जा सके। ऑब्रे भी कैरन के लिए उसके साथ जाने की जिद करती है। अब दूसरी तरफ शिकागो में जेक एक बार फिर वही अजीब आवाजें सुनता है। जब वो दरवाजा खोल कर देखता है तो उसे वही गुड़िया वाली लड़की दिखाई देती है जो कहीं जा रही होती है। वो उसका पीछा करने लगता है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत नीचे छुप जाता है। जेक देखता है कि वो लड़की वहां से जा रही है, पर तभी उसके पीछे दो और लोगों के पैर दिखते हैं। जब वो
वो ऊपर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो बहुत डर जाता है। अब अगले दिन वो अपनी बहन को सब बताने ही वाला होता है, पर तभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है और वो चुप हो जाता है। दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और घर पर त्रिश किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ बिल आ जाता है। वो त्रिश को फोन पर बात करते देख लेता है और उस पर शक करने लगता है, पर अपने शक का इजहार नहीं करता। अब दूसरी तरफ ईसन और ऑब्रे हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचते हैं, पर एक आदमी उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है और बाहर ही रहने को कहता है। ईसन घर के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे कायाको की एक पुरानी डायरी मिलती है जो वो बचपन से लिख रही थी। तभी ऑब्रे को महसूस होता है कि घर के अंदर कोई और भी है। ईसन के बारे में सोचकर वो भी गेट के अंदर जाती है, पर तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अंदर खींच ली जाती है। इस तरह वो भी शराब की गिरफ्त में आ जाती है। जैसे ही ईसन उसे घर के अंदर देखता है, वो तुरंत उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में प्रिंसिपल एलिसन और वेनेसा को बुलाकर मियुकी के बारे में सवाल करती है। तभी एलिसन प्रिंसिपल को बता देती है कि वो हॉन्टेड हाउस गई थी। ये सुनकर प्रिंसिपल वेनेसा पर गुस्सा करती है कि उसने एलिसन को वहाँ पर क्यों ले गई। वेनेसा डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। प्रिंसिपल उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो बिना सुने भाग जाती है। वो एक जगह बैठकर लैंप को ऑन ऑफ करने लगती है, पर तभी अचानक बल्ब चलना बंद हो जाता है। जब वो टेबल के नीचे देखती है तो उसे प्लग निकला हुआ मिलता है। जब वो प्लग लगाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसे तोशियो भागते हुए दिखाई देता है। डर के मारे उसका फोन टेबल पर बजने लगता है। वो नीचे से ही अपना हाथ फोन की तरफ बढ़ाती है, पर तभी उसका हाथ किसी अजीब चीज से टकराता है। अचानक टेबल जोर से हिलने लगती है और वेनेसा चीख मारकर नीचे से निकलती है। वो बाहर जाकर एक टेलीफोन बूथ में छुपने की कोशिश करती है, पर तभी उसके नीचे तोशियो बैठा होता है और कायाको पीछे से आकर वेनेसा को मार देती है। दूसरी तरफ ऑब्रे और ईसन कायाको की डायरी पढ़ रहे होते हैं, पर डायरी में लिखी कुछ बातें उन्हें ठीक से समझ नहीं आती। इसलिए ईसन अपने एक दोस्त के पास जाता है जो उसे बताता है कि कायाको की माँ जादूगरनी थी। वो दूसरों की आत्माओं को अपने कंट्रोल में ले लेती थी। ये सुनकर ऑब्रे और ईसन उस जगह जाने का फैसला करते हैं जहाँ कायाको की माँ रहती थी। ईसन पहले ही कायाको के बचपन का एड्रेस ढूंढ चुका होता है। जाने की तैयारी करते वक्त ऑब्रे ईसन से कहती है कि कैरन ने हमेशा उसका ध्यान रखा था जैसे एक माँ रखती है, पर वो कभी कैरन को समझ नहीं पाई। इस बात का उसे बहुत दुख होता है। ईसन उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए चाय बनाने जाता है। ऑब्रे थोड़ी देर में सो जाती है, इसलिए ईसन एक अलग कमरे में जाकर हॉन्टेड हाउस की ली गई पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी एक तस्वीर में उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। जब वो उस तस्वीर को और क्लियर करने के लिए उसे पानी की ट्रे में डालता है, तभी अचानक उस ट्रे का पानी काला हो जाता है और उस पानी में से कायाको निकलकर बाहर आती है। ईसन ये सब देखकर डर जाता है। वो पीछे हटने लगता है, पर तभी कायाको ट्रे से निकलकर उसके सामने आ जाती है और उसे मार देती है। जब ऑब्रे उठती है तो वो ईसन को ढूंढने लगती है। वो उस कमरे में जाती है जहाँ ईसन गया था। वहाँ उसे नीचे पड़ी हुई वही तस्वीर मिलती है। फिर अचानक उसे ईसन दिखाई देता है। वो जाके उसे गले लगा लेती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उस वक्त कमरे में लगी एक तस्वीर में कायाको दिखने लगती है। अब शिकागो में लेसी जेक के कमरे में जाती है, पर जेक बहुत डरा हुआ होता है और छुप जाता है। जब लेसी उसके पास जाती है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। लेसी उसे शांत करने की कोशिश करती है। अब रात को जेक को एक बार फिर वही अजीब आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो अपने पड़ोसियों के घर जाता है। वहाँ उसे वही गुड़िया वाली लड़की अपने बाल काटते हुए दिखाई देती है। उसने पूरे कमरे की खिड़की और शीशे पर कागज चिपकाए होते हैं। तभी एक खिड़की का कागज हट जाता है और जेक को उसमें कायाको की आंखें दिखाई देती है। वो डर के भाग जाता है और लेसी के कमरे में जाकर उसके पास लेट जाता है। अब अगले दिन बिल उठकर त्रिश को ढूंढने के लिए किचन में जाता है। वहाँ वो स्टोव को जलता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और त्रिश को आवाज लगाता है, पर त्रिश अपने कमरे में होती है और दीवार से आने वाली अजीब आवाजों को सुन रही होती है। जब वो किचन में आती है तो बिल उस पर रात को देर से आने का शक करता है और नाश्ता ठीक से न बनाने की शिकायत करता है। फिर वही होता है जो मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। टोक्यो में एलिसन प्रिंसिपल के पास जाकर घर वापस जाने की परमिशन मांगती है क्योंकि वेनेसा और मियुकी गायब हो चुकी होती है, पर प्रिंसिपल उसे बैठने के लिए कहती है और बताती है कि वेनेसा और मियुकी स्कूल में ही है। जब एलिसन अपनी बाजू देखती है तो उसे दोनों की आत्माएं दिखाई देती है। उस मोमेंट पे प्रिंसिपल भी मर चुकी होती है। ये सब देखकर एलिसन डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ ऑब्रे कायाको की माँ से मिलने जा रही होती है, पर हम देखते हैं कि कायाको और तोशियो उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब ऑब्रे कायाको की माँ के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कायाको की माँ एक जादूगरनी थी जो दूसरों की आत्माओं को कंट्रोल करने का काम करती थी। वो बताती है कि कायाको ऐसे पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसके पति टेकियो के अत्याचारों की वजह से ये सब हुआ था और कैरन के घर में आग लगने की वजह से चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ गई हैं। तभी कायाको की माँ को कायाको दिखाई देती है और कायाको अपनी माँ को मार देती है। ऑब्रे ये सब देखकर डर जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके बाद
वो अपनी माँ को फोन करके कैरन की मौत के बारे में बताती है और माफी मांगती है। वो माँ से अलविदा कहकर फोन काट देती है। फिर वो वापस हॉन्टेड हाउस जाकर जोर से चिल्लाती है और कायाको से पूछती है कि वो क्या चाहती है। तभी उसे कैरन की आत्मा दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ शिकागो में स्कूल से आने के बाद जेक को लेसी की लाश मिलती है। वो डर के मारे लेसी के पास जाता है, पर तभी उसके पीछे त्रिश आ जाती है। पर तभी कायाको आती है और त्रिश को पानी में डुबोकर मार देती है। जेक ये सब देखकर डर जाता है और घर से बाहर भागता है, पर तभी उसे वही गुड़िया वाली लड़की दिखाई देती है तो वो रुक जाता है। दूसरी तरफ ऑब्रे हॉन्टेड हाउस के अंदर खींच ली जाती है। वहां उसे कायाको का पति टेकियो दिखाई देता है और ऑब्रे के साथ वही होने लगता है जो कायाको के साथ हुआ था। टेकियो उसके तरफ बढ़ता है और उसे मारने लगता है। वो ऑब्रे का सर दीवार से टकराता है, जिसमें उसका पैर भी टूट जाता है। ऑब्रे घिसटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी कायाको आती है और उसका गला तोड़ देती है। तोशियो ये सब ऊपर से देख रहा होता है। तभी टेकियो उसे भी मार देता है। ऑब्रे सब कुछ महसूस करती है, पर कायाको की तरह वो भी कुछ नहीं कर पाती। फिर कायाको ऑब्रे के सामने आकर उसे भी मार देती है। दूसरी तरफ जेक गुड़िया वाली लड़की के पास जाकर उससे पूछता है कि उसने सब आत्माओं को यहाँ क्यों बुलाया। अभी ये रिवील होता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एलिसन ही होती है। एलिसन जेक को सब कुछ बताती है। तब हमें दिखाई देता है कि एलिसन ने हॉन्टेड हाउस में कबर्ड के अंदर कायाको का भूत देखा था। एलिसन जेक से कहती है कि तब से सारे भूतों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी अचानक एलिसन के अंदर से कायाको निकल आती है और जेक को खत्म कर देती है। और जब जेक गुड़िया उठाकर देखता है तभी कायाको उसके सामने आ जाती है और उसे भी मार देती है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।